जय श्री कृष्णा। वंदे मातरम। वंदे मातरम सभी को। राजस्थान के इतिहास की इस क्लास में हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आपके राजस्थान में किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान के जीके में हर कंपटीशन एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इसीलिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, पूरी क्लास देखें और राजस्थान के किसान आंदोलन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी हिस्ट्री है, वो मैं सारी आपके सामने क्लियर कर दूंगा, ताकि आपको पता रहे कि किसान आंदोलन से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो मैं आज जो किसान आंदोलन पढ़ाने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में एक बेसिक चीज़, इसकी पृष्ठभूमि स्टार्ट करेंगे हम लोग कि राजस्थान में किसान आंदोलनों का कारण क्या था और इसके पीछे आगे चल के परिणाम क्या हुए। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह है, ध्यान से समझें, आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, मैं प्रश्न की ही बात कर रहा हूं, देखिए आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप आंसर देके बताएं। राजस्थान में किसान आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या था। अब अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जावे और चार ऑप्शन आ जावे, प्रश्न आ जावे और चार ऑप्शन आ जावे कि राजस्थान में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था, तो पहला ऑप्शन आवे शासकों का अत्याचार, दूसरा ऑप्शन आवे अंग्रेजों का किसानों पर अत्याचार, तीसरा ऑप्शन आवे सामंती कुशासन और चौथा ऑप्शन आवे ए और बी दोनों। ऐसा प्रश्न आ जावे और आपसे पूछे कि राजस्थान में किसान आंदोलनों का प्रमुख कारण क्या है और ऐसे ऑप्शन आ जावे, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है, चेक करें कि इसका आंसर क्या जाएगा। सबसे पहली बात आप मुझे बताएं। ठीक है, अब ध्यान देवें, अगर ऐसी सिचुएशन में आ जावें, कमेंट बॉक्स में डालते रहें, शासकों का अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार, सामंती कुशासन या इन दोनों का आ जाए, तो आपका आंसर क्या जाएगा। तो हमेशा ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रीजन क्या था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या जाएगा। इसका अगर रीजन पूछे तो गलती से भी शासकों का अत्याचार, अंग्रेजों का अत्याचार नहीं करना है, ए और बी दोनों भी नहीं करना है। जिन लोगों ने सामंती कुशासन किया था वो 100% राइट है, आपका स्वागत है। ठीक है, अब सुने कि इसका मेन रीजन क्या था, वो भी मैं क्लियर कर रहा हूं। राजस्थान में किस सामंती कुशासन क्यों थे। इधर देखो, जब अंग्रेजों से सहायक संधिया हो गई तो अब सर्वे सर्वा कौन हो गए, इधर ध्यान देना, सर्वे सर्वा रियासतों में आ गए कौन, अंग्रेज। अंग्रेज आ गए, अंग्रेज के नीचे थे देसी शासक थे। कौन थे, देसी शासक। और देसी शासकों के नीचे कौन थे, सामंत। सामंत और सामंत या कह सकते हैं जागीरदार। क्या कह सकते हैं, सामंत, जागीरदार, या हम कह सकते हैं ठाकुर। ये लोग होते थे ठिकानों में। देखो अंग्रेज जो हैं इनके ये अंग्रेजों के अंडर में थे और शासकों के नीचे सामंत जागीरदार थे। ध्यान से समझे, अब ये सामंत जागीरदार अलग अलग ठिकानों में बैठते थे। ठिकाने अच्छे से समझना, अलग अलग ठिकाने में बैठते थे, तो ये इनको रियासतों द्वारा, शासकों द्वारा इनको नियुक्त किया जाता था और ये अलग अलग ठिकानों में किसानों से, जमीन मजदूरों से, उनसे जो लगान टैक्स वसूलते थे, उनको जमीन जो है जोतने के लिए दी जाती थी। तो अब क्या होता था कि एक टैक्स निर्धारित होता था, तो ये लोग क्या करते थे, निर्धारित टैक्स जो है वो इकट्ठा करते थे और यहां जितना पहुंचाना है उतना पहुंचाते थे। लेकिन इनके अत्याचार इतने हो गए, ठीक है ना, कि इन्होंने किसानों से दुगुना और जो है अलग अलग प्रकार के टैक्स वसूलना प्रारंभ कर दिए थे। बात समझ में आ गई, जिससे किसानों के ऊपर अत्याचार प्रारंभ हो गए और उनको खाने के लिए भोजन भी
अच्छे से नसीब नहीं होता था। ऐसी सिचुएशन में जब अति हो जाती है तो उसका कहीं ना कहीं परिणाम वापस आता है। और इसी कारण तो ध्यान रखना, ऐसे ऐसे शासक भी थे जिनको यही पता नहीं था उनके ठिकाने में ठाकुर कितना टैक्स लगान वसूल रहे हैं, और ये पावरफुल होते जा रहे हैं। आ रहा समझ में आ रहा? तो ये पावरफुल होते जा रहे हैं, किसानों पे जबरदस्त अत्याचार, अपनी मन मर्जी के हिसाब से डराते धमकाते उनको मार भी दिया जाता था। तो इनके खिलाफ जो हैं किसान डरते थे, तो इनके खिलाफ कुछ आवाज उठाने वाले नेता आए, ठीक है, जिन लोगों ने जो किसानों को एकत्र किया और धीरे धीरे किसान आंदोलन प्रारंभ हुए। तो आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जावे तो मैं सबसे पहले ही आपको चीज क्लियर करवा रहा हूं, आपका आंसर जाएगा सामंती कुशासन या सामंती अत्याचार भी आ सकता है। अगर ऐसा ऑप्शन आवे तो अंग्रेज और शासक गलती से नहीं कर देना है। ओके, अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में कुछ किसान आंदोलन हुए थे, तो उनसे रिलेटेड अपन पहले बेसिक चीज क्लियर करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में किस किस प्रकार के टैक्स थे जो सबसे ज्यादा हाईलाइट थे और किसानों की हालतें खराब कर दी। उसके बाद फिर मैं आपको बिजोली आंदोलन, बेगू आंदोलन, इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर करूंगा। जब तक आपको किसान आंदोलन की जो हम वो क्या बोलते हैं शब्दावली, इंपॉर्टेंट चीजें क्लियर नहीं हो जाती, तब तक हम किसान आंदोलन स्टार्ट नहीं कर सकते। बेसिक चीज क्लियर करेंगे अभी, ठीक है। ये क्लियर हो गया तो आपके एग्जाम में आ जावे तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब सुने, देखो कुछ बेसिक चीजें क्लियर करवा रहा हूं मैं राजस्थान के किसान आंदोलनों से रिलेटेड। पहले बिंदु जो हम बात करते हैं, भारत का एग्जाम में आ जावे प्रथम किसान आंदोलन, एग्जाम में आ जावे प्रथम किसान आंदोलन, अगर एग्जाम में आ जावे तो आपका आंसर जाना चाहिए बिजोलिया आंदोलन। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया आंदोलन। अगर भारत का प्रथम है तो राजस्थान का भी प्रथम है, इसलिए घबराना नहीं। पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन आपके बनेगा, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि राजस्थान का एकमात्र अहिंसात्मक और सबसे लंबा आंदोलन चला था। अहिंसात्मक और सबसे लंबा आंदोलन चला, इस शब्द को पकड़ लेना, आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा, उसके बाद ही किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा, जब तक आपको भूमिका नहीं बन जाती कि किसान आंदोलन में हुआ क्या था। तो देखो, भारत का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन, और बिजोलिया कहां पर आता है तो आपको ध्यान देना, अभी तो मैं भीलवाड़ा लिख देता हूं फॉर एग्जाम्पल के लिए, लेकिन पहले रियासत थी मेवाड़, ठीक है। अब आपके एग्जाम में आ जावे कि राजस्थान का पहला किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ। अगर रियासत पूछे तो मेवाड़ रियासत कर देना, समझ में आ रहा है। अब आपसे पूछेगा अगला प्रश्न, मैं प्रश्नों पे ज्यादा जोर दूंगा, अगला प्रश्न पूछेगा कि राजस्थान में या राजस्थान का पहला किसान आंदोलन मेवाड़ रियासत में हुआ था, तो वहां के उस समय शासक कौन थे। तो ध्यान रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन जो मेवाड़ रियासत का पहला किसान आंदोलन है, तो उसकी अगर हम बात करें, अभी मैं बिजोलिया नहीं पढ़ा रहा हूं, ध्यान देना, तो आपके आंसर जाएगा महाराणा फतेह सिंह जी। महाराणा फतेह सिंह जो थे, इनके समय बिजोलिया किसान आंदोलन प्रारंभ होता है। अगर आपके एग्जाम में आवे तो ध्यान रखना। तो 2-3 प्रश्न हो चुके हैं। भारत का प्रथम किसान आंदोलन, राजस्थान का सबसे लंबा और अहिंसात्मक आंदोलन, लंबा कितने वर्ष चला, 44 साल चला, वो आगे पढ़ेंगे, बिजोलिया पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा, बिजोलिया आंदोलन हो गया, भीलवाड़ा मेवाड़ हो गया, ठीक है, 2 प्रश्न हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। कौन से प्रश्न की? आपके टॉपिक चल रहा है वो कौन सा है? राजस्थान में किसान आंदोलन। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक, राजस्थान में किसान आंदोलनों या आंदोलन का जनक, कमेंट बॉक्स में डालते रहें।
आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं पढ़ाता हूं तो आपको पहले ही क्लियर करवा देता हूं कि आगे कल क्या टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है उसको थोड़ा पढ़ें, डाउट लाएं, और जितने ज्यादा डाउट लाएंगे हम क्लियर करेंगे, ध्यान देना। तो राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक पूछ लें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। ध्यान देना, आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट क्या है? रिक्वेस्ट में मेरा फायदा नहीं है, आप लोगों का फायदा है। रिक्वेस्ट ये है, अगर राजस्थान में पहला किसान आंदोलन बिजोलिया आंदोलन होता है, पहला किसान आंदोलन, तो बिजोलिया किसान आंदोलन का जो जनक है वो साधु सीताराम दास है। कौन है? साधु सीताराम। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर अगर आपके इस क्वेश्चन का आंसर विजय सिंह पथिक है, जैसे मैं बताता हूं कि राजस्थान में जो है किसान आंदोलनों का जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर जाता है विजय सिंह पथिक। ये तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ। तो विजय सिंह पथिक जो हैं ये आपका आंसर है। और विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम जो था वो भूप सिंह था, ठीक है, भूपेंद्र सिंह भूप सिंह था, वो मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। तो विजय सिंह पथिक जो था ये राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक। तो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं डाउट में, स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर भारत का या राजस्थान का पहला किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन था और उसका जनक था साधु सीताराम दास, तो राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक विजय सिंह पथिक कैसे हो गया? तो इस चीज को आप अभी क्लियर करें, अभी इसी क्लास में। ध्यान देना कि वो एक बिजोलिया किसान आंदोलन था और वो केवल बिजोलिया स्तर वाला था, तो उसको प्रारंभ करने का श्रेय तो बिजोलिया का पर्टिकुलर जनक पूछे तो साधु सीताराम दास। अब राजस्थान में जितने भी किसान आंदोलन हुए उनको तीव्र गति देने वाला, उनको प्रेरणा देने वाला, उनको लगा कि ऐसा कोई बंदा है जो जिस मार्ग पे चल रहा है वो सही कर रहा है हमारे लिए, और राजस्थान में किसानों के लिए जो है विजय सिंह पथिक ने बड़े लेवल पर काम किया, बिजोलिया में जबरदस्त काम किया। आगे पढ़ाऊंगा, इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी, ठीक है ना, किसानों को एकत्र किया, एक संगठन बनाया था। तो साधु सीताराम दास के कहने पर ही विजय सिंह पथिक आंदोलनों में आए, और विजय सिंह पथिक बोलने में इतने एक्सपर्ट थे, प्रभावशाली व्यक्ति थे। तो स्वाभाविक है जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है तो उससे लोग प्रेरित होते हैं। और विजय सिंह पथिक से इतने लोग प्रेरित हुए कि लोग इनके समर्थन में आ गए। और फिर बेगू आंदोलन होता है, बूंदी आंदोलन होता है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं। उन सब में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभा रहा है? विजय सिंह पथिक। तो विजय सिंह पथिक से किसान प्रेरित हुए कि भाई हमारा मेन नेता तो अब यही है, ये अच्छा कर रहा है। तो इसीलिए राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक किसको कहेंगे? हम विजय सिंह पथिक को कहेंगे। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान देना। तो आपके 3-4 प्रश्न हो चुके हैं। पहले मैं बेसिक चीज क्लियर कर रहा हूं, फिर किसान आंदोलन पे आऊंगा। तो आप ये मत सोचना कि बिजोलिया आंदोलन भी स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, एक एक चीज क्लियर करूंगा, एग्जाम में प्रश्न बाहर से नहीं मिलने दूंगा, ठीक है। अब ध्यान देवें कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया, राजस्थान का अहिंसात्मक सबसे लंबा आंदोलन बिजोलिया आंदोलन था। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक, किसान आंदोलन जो प्रेरित हुए थे उसका जनक कौन है? तो विजय सिंह पथिक करना है, गलती मत कर देना। अब मैं आपको आगे और बात करता हूं चौथे क्वेश्चन की। यदि हम बात करें चौथे क्वेश्चन की, अगर हम बात करें तो ये थोड़ा सा ध्यान देना। चौथे क्वेश्चन की अगर बात कर ले में अपन, तो आपके अगले क्वेश्चन आता है, देखो मैं बिजोलिया का जिक्र कर रहा हूं बार बार, तो इसमें एक चीज और क्लियर कर लो। एक शब्द आता है ऊपरमाल शब्द। कौन सा आता है? ऊपरमाल शब्द। इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर करें। ऊपरमाल ये एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है, एग्जाम में 2-3 बार पूछा जा चुका है। तो ऊपरमाल में होता क्या है? तो ऊपरमाल में सबसे पहला जो क्वेश्चन आया उसी को हम क्लियर करते हैं कि ऊपरमाल में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, एक तो आता है भीलवाड़ा और दूसरा आता है चित्तौड़, ठीक है। एक तो आता है आपके कौन सा? भीलवाड़ा, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन आता है? चित्तौड़। और भीलवाड़ा में अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा में कौन सा वाला बेल्ट है? तो बिजोलिया वाला बेल्ट है, बिजोलिया, ध्यान से समझना। और भैंसरोडगढ़ वो आता है चित्तौड़। मैं एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं, सुने ध्यान से। अब देखें, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में, पूछे क्या एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, राजस्थान में ऊपरमाल जो है
किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ऊपरमाल में 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, भीलवाड़ा और चित्तौड़, पहली कंडीशन। अब इसमें कंडीशन क्या है कि भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का, यानी भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक का जो क्षेत्र है, बिजोलिया भीलवाड़ा तक का क्षेत्र है, जो उपजाऊ भूभाग है, उपजाऊ भूमि का ऊपर उठा हुआ उपजाऊ भूभाग है, वो ऐतिहासिक काल में वहां के लोग उस क्षेत्र को जो उसका नाम रखा पड़ा, उसका नाम पड़ा ऊपरमाल शब्द। तो ऊपरमाल 2 जिलों में कहां से कहां? भैंसरोडगढ़ चित्तौड़ से लेकर बिजोलिया भीलवाड़ा तक। अब आप एक चीज और ध्यान से सुन ले कि एक चीज और क्लियर कर देते हैं अपन। लोग पूछते हैं फिर इसका नाम ऊपरमाल कैसे पड़ा? तो 2 चीजें ध्यान रखना, ऊपर का मतलब तो भूमि का ऊपर ऊंचा मोटा भाग, और माल शब्द जो है वो उत्पादन के लिए यूज होता है राजस्थान में। राजस्थान की एक शब्दावली में जैसे बहुत सारे 2 किसान मिल गए 2-3 कि वो किसान उससे पूछता है कि भैया इस बार बारिश अच्छी हुई थी तो तेरे कितना माल उत्पादन हुआ, कितना माल हुआ, कितना उत्पादन हुआ? तो वो कहेगा 10 बोरी 20 बोरी गेहूं हुआ, मक्की हुई, वो इस हिसाब से बोलता है। तो ये उत्पादकता के लिए शब्द जो है वो ये यूज हुआ। और ऊपर शब्द ऊपर उठा हुआ भूमि का उपजाऊ भाग, तो यानी कि भूमि का ऊपर उठा हुआ उपजाऊ भाग जहां से उत्पादन होता है उसको ऊपरमाल कहा गया है। क्या सबके समझ में आ गया? तो 2 डिस्ट्रिक्ट अपने को ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है आपके किसान आंदोलनों से रिलेटेड। अब मैं आगे बात करने जा रहा हूं कि अपने राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन कुछ टैक्स भी थे, लाग बाग थे, लगान और जो थे। अब ध्यान देना लाग बाग क्या होता है। तो अब इस क्लास को कंटिन्यू देखें, क्योंकि मैं आपको राजस्थान में उस समय जो इंपॉर्टेंट टैक्स थे वो बताने जा रहा हूं। और आजकल वो इंपॉर्टेंट टैक्स के क्वेश्चन आने लग गए, यूं के यूं देने लग गए, उसकी भी हम बात करते हैं। अभी थोड़े समय पहले क्या क्वेश्चन आया उसको भी मैं क्लियर करवा रहा हूं, तो ध्यान से सुने। देखो, किसान आंदोलन जो शुरू हुए थे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेन कारण अगर देखा जाए तो सामंती कुशासन थे। लेकिन सामंती कुशासन में क्या था? तो हम कह सकते हैं कि किसानों के ऊपर बहुत भारी जो था वो लगान था। क्या था? लगान। और वो लगान किस रूप में लिया जाता था? तो ध्यान देना, उसको बोला जाता था लाग बाग। लाग बाग ये एक प्रकार का टैक्स होता था। अब और चीज क्लियर करो, तो ये लाग बाग भी अलग अलग है, लाग बाग भी अलग अलग है। था तो टैक्स लेकिन अलग अलग प्रकार का। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो लाग लिया जाता था और ये बाग लिया जाता था, बाग होता था कृषि से रिलेटेड, उत्पादकता से रिलेटेड होता था, जिसको हम ले सकते हैं सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि भू राजस्व। ये किसके रूप में लिया जाता था? भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब भू राजस्व के रूप में उत्पाद, ये हो गया बाग से रिलेटेड। लाग होता था अन्य प्रकार के, अन्य प्रकार का मतलब कृषि को छोड़ करके अन्य प्रकार के। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सबने पढ़ रखा है कि बिजोलिया के किसान आंदोलनों के समय में किसानों पर एक चौरी लाग लगाया गया, एक तलवार बंदई शुल्क लाग लगाया गया। तो चौरी लाग क्या होता था? विवाह शुल्क होता था। लड़की की शादी पर किसानों से पैसा लिया जाता था। तो वो जो क्या हो गया कि वो लाग में आ जाएगा, लेकिन था तो टैक्स ही था, इसलिए हम पढ़ते हैं लाग बाग। तो एग्जाम में प्रश्न आया था लाग बाग क्या है? तो लोगों से लिया जाने वाला टैक्स। एक एग्जाम में 4 ऑप्शन थे, उसमें था एक प्रकार का कर। टैक्स को क्या कह सकते हो? एक प्रकार का कर कह सकते हो। और ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका था। बात समझ में आ गई? तो किसान आंदोलन में लगान लाग बाग समझ में आ गया, कृषि और उत्पादकता से, और ये हो गया अन्य जो इस कृषि से रिलेटेड नहीं है और हट के दूसरे करें। समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? अब एक चीज और आगे से बढ़ाता जा रहा हूं। अब राजस्थान में किसान आंदोलन हुए तो किस किस प्रकार के लगान लाग बाग टैक्स थे? लाग बाग जो है उसमें कृषि से रिलेटेड भी आ गया, अन्य भी आ गए। तो मैं वो सारी चीजें आपको
क्लियर करता हुआ जा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। एक एक चीज हो सकता है आप थोड़ा सा अगर पेन रजिस्टर लेके नहीं बैठे हो तो आप पेन रजिस्टर लेके बैठा करो, मेरी क्लास में कुछ एक्स्ट्रा चीजें परिभाषाएं आएगी आपके। जैसे राजस्थान में किसानों के ऊपर प्रमुख टैक्स थे, प्रमुख टैक्स या हम कह सकते हैं लाग बाग, या हम कह सकते हैं कर। वो भूमि कर भी हो सकता था, भूमि के अलावा अन्य कर भी हो सकता था। अब ध्यान देना, उसमें अगर नंबर 1 की बात करें, मैं दोनों एक साथ ही पढ़ा रहा हूं, टेंशन नहीं लेवे, सब चीजें क्लियर करूंगा। जैसे आपके हो गई लाटा प्रथा, लाटा प्रथा। नंबर 2 हो गई कूता प्रथा, कूता प्रथा, ठीक है। तीसरी अगर हम बात करें तो हलमा लाग, कौन सी है, हलमा लाग। चौथी बात करें तो भोग, क्या है, भोग। ये सारी अगर देखें, और भी बहुत सारे टैक्स थे लेकिन अपन एक एक की बात करेंगे, तो ये चारों जो हैं ये चारों भू राजस्व से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, भू राजस्व से रिलेटेड, यानी भू राजस्व कर हुआ करते थे। ये किसान आंदोलन पढ़ाते समय बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को ध्यान से नहीं पढ़ते हैं और हमें बहुत भारी नुकसान झेलना पड़ता है और इनके प्रश्न आते हैं। जैसे मैंने कहा था कि एग्जाम में अभी थोड़े समय पहले ही क्वेश्चन आया था लाग बाग का, ये क्वेश्चन आया था और आंसर गया था कर था। 4 ऑप्शन में से कर आंसर गया, लाग बाग क्या है, ठीक है। तो लाटा प्रथा, कूता प्रथा, हलमा लाग और भोग, पहले हम इनकी बात करेंगे फिर आगे से आगे बात करेंगे, ध्यान से सुने। देखो लाटा प्रथा क्या होती है। लाटा प्रथा क्या होती है कमेंट बॉक्स में डालें, लेकिन परिभाषा अच्छे से समझा देता हूं। ये सब भू राजस्व कर है, इसका ध्यान से सुने। लाटा प्रथा की परिभाषा सुने, आप चाहेंगे तो मैं बाद में ऐड करवा देंगे, अपन देखेंगे। देखो लाटा प्रथा क्या होती है, भू राजस्व का एक प्रकार था। अब इसमें क्या होता है कि किसान को भूमि जोतने के लिए दी जाती थी। देखो इधर देखो, फॉर एग्जाम्पल आप किसान हो, ये कोई ठिकाना है बहुत बड़ा ठिकाना है, और इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल ये 40% पर पब्लिक रह रही है, 40% पर जनसंख्या रह रही है। उसके बाद ये जो प्रतिशत है भूमि का, ये भूमि है पूरे गांव की, ये भूमि का प्रतिशत है, और इसको कह सकते हैं चरावा भूमि कह दिया, जो पशुओं के चरने के लिए हो गई, ठीक है। इतना सा भूमि का हिस्सा खालसा हो गया, ठीक है। खालसा जानते हैं, खालसा के अर्थ भी अभी बताने वाला हूं, खालसा क्या होता था, ठीक है। तो आपको खालसा भी क्लियर कर देते हैं अभी, खालसा क्या होता था। तो अब ये भूमि होती थी जोतने योग्य भूमि, फॉर एग्जाम्पल जोतने योग्य भूमि में खालसा भूमि भी आ सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने खालसा लिख दिया। तो ये जोतने योग्य भूमि होती थी। अब यहाँ पर जो भी भूमि का हिस्सा है, यहाँ चरागाह पशु के लिए छोड़ रखा है, ये 40% पर गांव की जनसंख्या रह रही है, ठिकाने की जनसंख्या, अच्छे से समझना। अब यहाँ पर जो चरावा भूमि है, या सॉरी खालसा और जोतने वाली भूमि है, यहाँ पर किसानों को निश्चित समय के लिए 1 साल 2 साल के लिए ठिकाने द्वारा या रियासत द्वारा भूमि जोतने के लिए दी जाती थी। यानी कि किसानों के पास परमानेंट भूमि नहीं होती थी, मतलब किसानों को भूमि देते ही नहीं थे। देने का मतलब उनके नाम पे कोई भूमि रजिस्ट्री नहीं होती थी कि ये भूमि किसान के पास है, उसकी परमानेंट है, नहीं। उनको निश्चित समय के लिए जोतने के लिए दी जाती थी, और मर्जी पड़े तब उनको हटा दिया जाता था, अगले किसान को दे दिया जाता था। तो क्या हुआ, तो जोतने के लिए दी जाती थी, ध्यान से समझना। अब जैसे मैं किसान हूं और मेरे को ये इतना सा खेत दिया, मेरे को ध्यान से समझना, मेरे को ये इतना सा खेत दे दिया, फॉर एग्जाम्पल के लिए ये खेत दे दिया, इसमें मुझे खेती करनी है। अब यहां पर मेरे फसल उग गई, क्या हो गई, फसल उग गई। अब जब यहां पर फसल उग गई, ठीक है ना, फसल उग गई, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट बात यह है कि फसल उगने के बाद में
जब कटती थी, पक गई, कट गई और फसल साफ हो गई, साफ होने के बाद किसान का हिस्सा और ठिकाने का हिस्सा तोल करके अलग अलग कर दिया जाता था, और किसान का हिस्सा किसान ले लेता और ठिकाने का हिस्सा ठिकाने वाले ले लेते। इस प्रथा को क्या बोलते थे? लाटा प्रथा। ये प्रथा ठिकाने जागीरदारी वाला सिस्टम आज तो नहीं रहा इतना, लेकिन आज भी है। अगर आपकी जमीन है और मैं किसान हूं और मैंने आपकी जमीन पर 1 साल के लिए बोया, उत्पादन किया कुछ भी फसल, तो पकने के बाद उसको काटेंगे, सफाई करेंगे, और जो भी आपका मेरा जो भी एग्रीमेंट हुआ भी इतना परसेंटेज आप लेंगे, इतना किसान लेगा, तो हम वो डिवाइड कर देते हैं। यही तो होता है। तो इसीलिए जो है हम बात कर रहे हैं कि लाटा प्रथा में क्या होता था, फसल पकने के बाद उसकी सफाई होती थी और उसको हिस्सा अपना अपना हिस्सा काट लिया जाता था, अपना अपना हिस्सा बांट लिया जाता था, उसको कहते हैं लाटा प्रथा। ये भू राजस्व की प्रथा होती थी। समझ में आ गया? इसमें किसान का ज्यादा नुकसान नहीं होता था, अगली प्रथा में बहुत ज्यादा नुकसान होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल कूता प्रथा। कूता का मतलब होता है कूतना, जिसको हम अपनी कूतना शब्द तो राजस्थानी भाषा का शब्द है, लेकिन इसको हिंदी में बोलते हैं मापना। यानी कि ध्यान से समझना, ऐसी परिभाषाएं देकर के आपको ऑप्शन पूछेगा तो देखो, कूता प्रथा की बात करता हूं। कूतना का मतलब होता है मापना। अब ये मापना क्या है, तो सीधी सी भाषा में हम यूं कह सकते हैं, परिभाषा एक नॉर्मल लाइन में बन जाएगी, खड़ी फसल पर अनुमान के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करना। भू राजस्व निर्धारित करना, यह हो गई आपके कूता प्रथा। अब ये क्या सिस्टम है, ध्यान से सुने। फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूं, ये मेरा खेत है और इसमें फसल पक गई, कटने को तैयार है, फसल पक गई, तो मैं ठिकाने में जो भी फसल से रिलेटेड जो भी अधिकारी होता था, ठीक है, जो मापने आता था, उसको सूचित करूंगा कि मेरी फसल कट चुकी है, आप उसको कूता कर दो। कूता कर दो। ध्यान रखना, बेगू किसान आंदोलन में, मेनाड़ में जब किसान एकत्र हुए, तो वहां पर रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में उन्होंने यही कहा था कि हमारे को जब तक जमीन आप रजिस्ट्री नहीं करोगे, हमारे को जमीन नहीं दोगे, हम फसल का कूता नहीं करने देंगे, फसल मापने ही नहीं देंगे। अब इसमें क्या होता है कि कूता या मापना ये होता है कि खड़ी फसल पर अनुमान की, अब मेरे फसल पक गई है, मैं वहां सूचित करूंगा, तो वहां पर जो भी अधिकारी होगा वो आएगा और वो खड़ी फसल को आइडिया के आधार पे अनुमान लगाएगा कि यार इस बार तो तेरी बहुत अच्छी फसल हुई है और इस बार 40 बोरी गेहूं हो जाएगा। कितना बोरी? 40 बोरी गेहूं हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो अनुमान ही लगा जाता है कि हाँ, इस खेत में इतना बड़ा खेत है और फसल इस बार अच्छी है, तो 40 बोरी गेहूं हो जाएगा। अब 40 बोरी की वो कर गया, एंट्री कर गया, इस खेत में 40 बोरी होगा, तो अब वो 40 बोरी होगा, तो उसका जितना टैक्स बनता है वो अब किसान की हेडेक है, उसको कटवाएं। समझ में आ रहा? कटवाएं और जितना 40 बोरी का हिस्सा बन रहा है वो पहुंचाता रहेगा। इसमें नुकसान क्या होता था कि अगर वो पहले ही ज्यादा बोरी से बता के जाते थे, ऐसे मतलब अल्लाम लोग होते थे, बदमाशी करते थे, ठीक है, ध्यान देना, तो वो पहले ही ज्यादा बता देते। अब जैसे किसान के उस खेत में होनी तो 30 बोरी है, अब वो 40 बता गया, तो किसान कह भी नहीं सकता, फसल हुई बाद में 30 बोरी हुई, अब 10 बोरी का हिसाब क्या? अब किसान ऑब्जेक्शन करे तो कुछ नहीं, हम तो माप के गए थे भैया, तूने गायब कर दी होगी, कुछ भी हो सकता है। तो यहां किसानों को नुकसान होता था, अगर 40 बोरी उत्पादन नहीं हुआ, ठीक है, तो वो नुकसान हो जाएगा, और होता ही था, वो पहले ही ज्यादा बता के जाते थे, तो वो एक्स्ट्रा अनाज फिर इधर उधर से मैनेज करके उनको जो है उसमें, या अपना हिस्सा आता था उसमें से और उनको मिला करके देना पड़ता था। बहुत भारी नुकसान था, किसानों को हालतें खराब थी, ठीक है। अब देखो एक चीज और है कि यहां पर कूता प्रथा के साथ में मैं एक चीज और एक और बता देता हूं। एक होता था बिगोड़ी प्रथा। बिगोड़ी प्रथा ये और खराब थी, बिगोड़ी प्रथा और खराब थी। देखो यहां पर तो लाटा प्रथा में भी अनाज लिया जा रहा है, कूता प्रथा में भी अनाज लिया जा रहा है, और बिगोड़ी प्रथा में आपसे क्या लिया जा रहा है?
कैश, नगद के रूप में, ध्यान रखना, नगद के रूप में पैसा लिया जा रहा है, नगद के रूप में। अब जैसे क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसान हूं और मेरा टैक्स बन गया, 20 बोरी टैक्स बना। अब 20 बोरी का मुझे अनाज जमा नहीं देना है, वहां पैसा देना है। अब मैं क्या करूंगा, उस अनाज को बड़िए महाजन को बेचूंगा, बड़िए महाजन को बेचूंगा। तो अब वो बढ़िया महाजन क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं 20 रुपए किलो है, तो मुझे वहां पर ठिकाने में 20 रुपए किलो के हिसाब से पैसा जमा करवाना है 20 बोरी का। अब वो बढ़िया महाजन क्या करेगा, गेहूं को निकाल के देखेगा, प्रकाश में ले जाकर देखेगा, लाइट में ले जाकर देखेगा और देखेगा भैया गेहूं तो खराब है तेरे, इसमें कुछ तो सुड़ गए या गेहूं कमजोर हैं, ठीक है ना, पानी सही नहीं पिलाया होगा, ऐसा कर कुरा करके, ठीक है, ऐसा कर कुरा करके उनसे किसानों से क्या किया जाता था, अब वो सस्ते में लेता था। अब उसको किसान को पैसा तो जमा कराना होता था, निर्धारित डेट होती थी, तो डेट को ही जमा कराना पैसा, तो वो कम पैसे में गेहूं बेच करके, और अगर पैसा कम पड़ रहा है तो अपना गेहूं बेच करके वो मैनेज करके उसको चुकाता था। तो ये और हालत खराब थी। तो ये बिगोड़ी प्रथा हो गई, लाटा प्रथा समझ में आ गई, कूंता प्रथा समझ में आ गई। हलमा लाग, हलमा लाग क्या होता था, दिमाग खराब हो जाता है ऐसे टेक्स्ट पढ़ाते समय, बहुत रीस आती है, लेकिन करें क्या, ठीक है, आपका भी खून खोल जाता होगा, अभी किसानों के इतने अत्याचार होते थे, करें क्या। तो ध्यान सुना, हलमा लाग क्या होती थी, ठीक, जमींदार ठिकानेदार जो हैं वो किसान को भूमि जोतने से पहले का लिया जाता टैक्स। जैसे मैं किसान हूं, मानसून आ गया, खेत जोतने जा रहा हूं, तो पहले कर्मचारी वहां मिलेगा और वो पहले क्या देगा, आपको टैक्स जमा करवाना भैया, टैक्स जमा करवाना। किसका, कि हलमा लाग का, यानी खेत में हल चलाने से पहले ही आप टैक्स जमा कराओ, उत्पादन होगा उसका टैक्स तो बाद में अलग है। तो ऐसे ऐसे टैक्स हुआ करते थे। क्या सबके समझ आ गया? एक बार इनका थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको जो है इसी के जस्ट आगे जो है और अन्य टैक्स पढ़ा रहा हूं। एक चीज और है भोग, भोग क्या होता था, भोग क्या होता था, तो ये आज चीज आपको ध्यान देना। भोग होता था वो भी भू राजस्व होता था, और इसको सीधा सा है कि अनाज के रूप में लिया जाने वाला टैक्स, अनाज के रूप में लिया जाने वाला टैक्स भोग, नगद के रूप में लिया जाने वाला भू राजस्व, ये है सारे भू राजस्व। वो बिगोड़ी, हलमा लाग, हल जोतने से पहले का टैक्स, कूंता प्रथा, खड़ी फसल को अनुमान के आधार पर माप करके टैक्स निर्धारित करना, लाटा प्रथा, फसल पकने के बाद काटी जाती थी, साफ की जाती थी और फिर अपना अपना हिस्सा डिवाइड हो जाता था। अब इसके बाद में और खतरनाक जो टैक्स बताने वाला हूं, दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसे टैक्स भी हुआ करते थे, ठीक है ना, आप दुखी हो जाएंगे। ठीक है, एक बार इसका छोटा सा स्क्रीनशॉट ले ले, फिर आगे बात करता हूं। अभी मैं आपको किसान आंदोलन जो पढ़ा रहा हूँ, बिजोलिया आंदोलन स्टार्ट नहीं किया है। किसान आंदोलन क्यों हुए, कुछ टैक्सों की बात कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट। अब और अच्छे से ध्यान से सुने, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं टैक्स, आपको मेरी क्लासें पूरी देखनी है, ठीक है, नहीं तो अगर एक प्रश्न भी अगर चूक गए, गलत हो गया तो फिर नुकसान हो जाएगा, इस बात का ध्यान देना। देखो अन्य प्रकार के जो हैं, अन्य कर कौन कौन से थे किसानों के ऊपर, जो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, ऐसे कर भी हुआ करते थे, तो ध्यान से समझें। जैसे आपके जो किसानों के ऊपर जो कर होते थे, जैसे एक होता था चौरी लाग, ठीक है, उसके बाद तलवार बंधाई शुल्क, शुल्क का मतलब वही हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें अखराई लाग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कमठाना लाग, उसके बाद हम बात करें राम लाग। तो ये आपके ध्यान से पढ़ना, बहुत सारे कर कंप्लीट करवाने जा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इनको अगर ध्यान रखोगे तो एक क्वेश्चन भी आएगा तो आप कवर कर पाओगे। राम लाग हो गया, ठीक है। अगली हम बात करें सूटाबंदी लाग,
ठीक है। अगली हम बात करें चूड़ा लाग, चूड़ा लाग। उसके बाद हम बात करें बाईजी की लाग, ठीक है। उसके बाद हम बात करें कुंवर जी का कलेवा, कुंवर जी का कलेवा लाग। ये सारे याद करने हैं आपको, ठीक है। तो कुंवर जी का कलेवा लाग, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करते हैं अखराई लाग, कमठाना लाग हो चुकी है, कुंवर जी का कलेवा, चूड़ा लाग, बाई जी की लाग, ठीक है। उसके बाद कांसा लाग, कांसा लाग। उसके बाद खींचड़ी लाग, कौन सी लाग है, खींचड़ी लाग। उसके बाद पान चराई लाग, बहुत सारे टैक्स होते थे। उसके बाद सिंगोटी लाग, सिंगोटी लाग। उसके बाद हम बात करें, चलो एक बार ये क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। सुने, चौरी लाग क्या होती थी। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आ जावे कि चौरी लाग क्या था, तो सीधा सा आपका आंसर जाना चाहिए विवाह शुल्क। क्या आंसर जाना चाहिए, विवाह शुल्क। और राजस्थान में चौरी लाग सबसे पहले मेवाड़ रियासत में लगाई गई थी। और बिजोलिया किसान आंदोलन ने जो है उसके समय में बिजोलिया के ठाकुर थे कृष्ण सिंह या किशन सिंह, उन्होंने 1903 में ये चौरी लाग लगाई थी। 1903 में, कब, 1903 में ये विवाह शुल्क लगाया था। और विवाह शुल्क किस पर लगता था, तो पुत्री के विवाह पर। किसके विवाह पर, पुत्री के विवाह पर। अगर इसकी राशि पूछ ले तो समय समय पर चेंज होती गई थी, लेकिन इसकी एग्जैक्ट राशि आ जाए तो 5 रुपये थी। क्या थी, 5 रुपये। अब आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि चौरी लाग क्या थी, तो आपका आंसर जाना चाहिए विवाह शुल्क। किशन सिंह ने या कृष्ण सिंह ने, मन घनी रीस आवे एग्जाम में प्रश्न एक तो ये आता है कि कृष्ण सिंह, राव कृष्ण सिंह जो बिजोलिया का ठाकुर था, बिजोलिया का ठाकुर था, उसी के समय बिजोलिया आंदोलन चालू हुआ था। तो उसके समय किसानों पर कितनी लाग बाग थे, कितने टैक्स थे, कितने कर थे, तो आंसर जाता है 84 प्रकार के टैक्स थे। 84 प्रकार किसको कहते हैं, दिमाग काम नहीं करता, इतने प्रकार के टैक्स थे, आदमी क्या खावे और क्या कमावे, समझ में आ रहा है। तो विवाह शुल्क था एक प्रकार का पुत्री के विवाह पर, ठीक है ना। मैं पहले कठिन कठिन चीजें ही पढ़ा रहा हूं, तो आपको लगे नहीं कि भैया बोर हो रहे हैं। बोर हो गए तो नुकसान में रहोगे, ध्यान रखना। हाँ, डाउट हो तो पूछना, लेकिन मेरी एक एक चीज पढ़ना, आप सब एक एक चीज क्लियर कर रहा हूं मैं। तो विवाह शुल्क जो है पुत्री के विवाह पर लिया जाता था। अब इसमें क्या होता था, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूं और मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, मेरी पुत्री का विवाह हो रहा है, तो मुझे ठिकाने में पुत्री के विवाह पर चौरी लाग के रूप में जो है वो टैक्स जमा करवाना होता था। और ये 1903 में चौरी लाग किसने लगाई थी, तो बिजोलिया के ठाकुर राव कृष्ण सिंह ने। एग्जाम में राव कृष्ण सिंह की जगह किशन सिंह भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो अब मेरी पुत्री का विवाह है तो मुझे, और उस जमाने में सबसे बड़ी बात यह है कि आखा तीज पर बहुत ज्यादा विवाह होते थे, एक ही गांव में 100 200 शादियां होती थी। तो उस जमाने में 1903 में आखा तीज के आसपास टैक्स लगाया गया चौरी लाग, और बिजोलिया ठिकानों में कई शादियां हुई थी, एक ठिकाने में कई गांव होते थे। जैसे एक जिले में कई तहसीलें होती है वैसे ही तो एक ठिकाने में कई गांव आते थे, ठीक है। उन गांवों में आखा तीज में कितनी भी शादियां होती थी, 200 से ज्यादा शादियां हुई थी बिजोलिया में। तो उनके ऊपर ऐसी स्थिति में टैक्स लगा दिया, जो किसानों के पास पहले ही तो शादी का खर्चा नहीं है, पहले ही खूब टैक्स दे रहे हैं, अब एक पुत्री के विवाह पर 5 रुपए देना पड़ेगा। वापस सीरियस समझना, अगर मैं किसान हूं और मेरी 2 पुत्रियों की शादी है तो मुझे 5 + 5 यानी 10 रुपए देने पड़ेंगे। अब मैं 10 रुपए कहां लाऊं भैया, 10 रुपए में तो ब्याह हो जाता था पहले। अरे समझ में आ रहा क्या। अब आप सोचें क्या स्थिति थी। अब जिन किसानों की स्थिति सही नहीं थी तो उनके विवाह के समय में
फेरे रुकवा दिए जाते थे, शादी नहीं होने दी जाती थी, लठेत भेज दिए जाते थे। लठेत का मतलब मारने पीटने वाले, जिनको हम कह सकते हैं गुंडे, बदमाश, जो वो पैसे दे करके उनको ठिकाने में रखा जाता था सुरक्षा की दृष्टि से। किसानों को डरा धमका के पैसा वसूलने के लिए ऐसे लोग रखे जाते थे, तो उनको भेज दिया था। कई किसानों की शादियां रुक गई साहब, उनके बच्चों की शादियां रुक गई, खूब हाथ जोड़, यहाँ तक कि पगड़ी खोल के रख देते थे, ऐसी स्थिति। लेकिन कोई सुनवाई नहीं, पैसा जमा कराना तो जाना, नहीं तो बारात को लौटा देते थे। और आप ही जानते हो, राजस्थान के स्टूडेंट हैं आप सब जने, कि राजस्थान में एक परंपरा है कि अगर बारात वापस लौट जाती है तो बाद में लड़की की शादी मुश्किल हो जाती है, कि लोग जो हैं बाद में उसकी सगाई वापस दोबारा होती है तो बहुत दिक्कत आती है, आप सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस समय की क्या स्थिति रही होगी। शगुन अपशगुन भी मानते हैं बहुत सारे लोग, ये शगुन अपशगुन का तो राजस्थान में इतना भारी मामला है, भारत के अंदर और कहीं भी नहीं होगा, ठीक है। चौरी लाख समझ में आ गया, आंसर आए। चौरी लाख क्या था, तो विवाह शुल्क, ठीक है। अब आ जाओ तलवार बंदाई शुल्क। ये तलवार बंदाई मेवाड़ में ज्यादा प्रचलित थी, ध्यान रखना। कौन सी रियासत में, मेवाड़ रियासत में। अब ये तलवार बंदाई को और अन्य किस नाम से जानते हैं, ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो तलवार बंदाई को एक नाम और है, खड्ग बंदाई। अरे तलवार होती है धातु की, हथियार को खड्ग भी बोलते हैं, खड्ग, ठीक है, खड्ग। तो खड्ग बंदाई शुल्क भी कह सकते हो इसको, नजराना भी कह सकते हो, पेशकशी भी कह सकते हो, ठीक है। और इसको उत्तराधिकारी शुल्क भी कह सकते हो, उत्तराधिकारी शुल्क। ध्यान देना, खड़ग बंदाई, नजराना, पेशकशी या उत्तराधिकारी शुल्क भी कहा जा सकता है इसको। क्या होता था, अच्छे से समझना, बाद में रजिस्टर में उतारते रहना। मेवाड़ रियासत में जब भी कोई ठिकाने का नया ठाकुर बनता था, तब मेवाड़ का शासक उसको नया ठाकुर नियुक्त करता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ठिकाने में किसी ठाकुर की जगह अब वो मुझे नया ठाकुर बना रहे हैं, या उनकी डेथ हो गई हो, तो अब मेवाड़ रियासत से परमिशन आती थी, मेरे को नियुक्त होता था कि मेरे को ठाकुर बनाया जाएगा इस गांव का, सॉरी इस ठिकाने का। तो मैं ठाकुर बनने की एवज में मैं मेवाड़ रियासत को बहुत ज़्यादा भेंट देता था, बहुत ज़्यादा धन संपत्ति देता था उनको राजी रखने के लिए, ताकि उनकी कृपा मेरे ऊपर बनी रहे, भविष्य में मेरे को हटाए नहीं, मेरे ऊपर कोई एक्शन नहीं लेवे, और मैं स्वतंत्र होकर मजे से काम लेऊं, किसानों का शोषण करता रहूं, और वो मेवाड़ के ठाकुर राजा हैं, वो आंख मीच के बंद रहे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको तो पहले ही पैसा सप्लाई हो रहा है। तो वो कहलाता था नजराना या पेशकशी, जिसको नाम दिया तलवार बंदाई शुल्क, जिसको नाम दिया उत्तराधिकारी शुल्क। ये एग्जाम में ज्यादा आता है, उत्तराधिकारी शुल्क। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे किसी ठिकाने का उत्तराधिकारी बनाया जा रहा है, तो मैं नया ठाकुर बनूंगा, उत्तराधिकारी बनूंगा, ठीक है। तो मुझे उस बनने के एवज में मेवाड़ रियासत को जो है धन संपत्ति देके उनको खुश करना होता था, नजराना पेश करना होता था। अरे समझ में आ रहा है क्या। जैसे किसी की सगाई होती है, सगाई में जितने ज्यादा आइटम ले जाते हैं ना, कि और सगाई में बहुत ज्यादा चीजें, ये देखो बाजू बंदर, ये सोने का, ये पोशाकें रही, जो आगे वाले भी राजी हो, अरे वाह अगली तो पार्टी बहुत फेमस है, उन्हें और न बचे हैं समझ आ रहा, ध्यान देना। तो कहने का मतलब यह है कि वो पैसा ठिकाने के नए ठाकुर द्वारा उनको दिया जाता था। तो इसको कहा गया था तलवार बंदाई शुल्क। एग्जाम में आया तलवार बंदाई शुल्क क्या है, पहले ऑप्शन आया तलवार भेंट करना, दूसरा ऑप्शन है तलवार देना, समझ में आ रहा है। तीसरा ऑप्शन है तलवार कमर में बांधना, तो आप वहां तलवार बांध के मत आ जाना, समझ में आ रहा है क्या। इस चीज को विशेष ध्यान देना। तो तलवार बंदाई शुल्क को हम क्या नाम देते हैं, उत्तराधिकारी शुल्क। नया ठाकुर, ये मेवाड़ में ज्यादा प्रचलित था, तो ये भी एक प्रकार का। अब ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन क्या है, सुने, किसानों से क्या कनेक्शन है, ध्यान देना। अब मुझे नया ठाकुर बनाया गया, मेवाड़ रियासत का राजा ने बनाया, तो मैं उसको जो उत्तराधिकारी शुल्क देऊंगा वो मुझे मेरी जेब से देना होता था, किसानों का इसमें कोई रोल नहीं रहता था। लेकिन अब मुझे बनाया, मैंने उसको राजी करने के लिए मेवाड़ रियासत को खूब पैसा दे दिया, और बाद में मैंने वही पैसा किसानों से वसूल लिया, तो किसान तो मारे गए ना,
मैं तो खुश होने के लिए, उसको खुश करने के लिए खूब दे दिया, अब मेरा जितना खर्चा आया मैं वो किसानों से वसूल रहा हूं। इसीलिए किसानों ने इस तलवार बंदाई शुल्क का विरोध किया। क्या सबके समझ में आ रहा है? तो ये किसानों से वसूल रहे, जबकि देना ठाकुर को चाहिए था। ठीक है, ध्यान देना। अब है अखराई लाग। दिमाग खराब होता है। अखराई लाग क्या है? अखराई लाग क्या होती थी कि जैसे देखो, अखराई से अक्षर ध्यान रखना, अक्षर लिखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेते हैं, आपको फीस बता दी गई 5,000 रुपए, फिक्स फाइनल हो गया। अब वहां पर जो काउंटर पे आप 5,000 रुपए जमा कराओगे तो आपको एक रसीद दी जाएगी। तो अब रसीद काटने वाला बंदा यूं थोड़ी कहेगा भैया 100 रुपए रसीद के अलग से दे। आपका दिमाग खराब होगा ना कि 5,000 फीस है, अब रसीद काटने के कहीं के पैसे। समझ गए आप मेरी बात? दिमाग खराब होगा ना। पहले ही 5,000 रुपए दे रहे हो और 100 रुपए और कहां से दे भैया? कल को तो आप कहते हो टेबल पे बैठ रहे हो, क्लास में बैठ रहे हो, टेबुला ही लाग दे दो। पंखे से हवा खा रहे हो, पंखिया ही लाग दे दो। एसी चल रही है, एशिया ही लाग दे दो। पानी पी रहे हो, पानिया ही लाग दे दो। दिमाग खराब होगा। तो ध्यान देना, अब हम सीधी सी बात कर रहे हैं कि अखराई लाग क्या होती थी कि जब किसान का जो भी टैक्स निर्धारित होता था, जब वो नकद के रूप में ठिकाने में जमा करवाने जाता था, तो वहां पर मुनीम जी जो रसीद काटते थे, तो उस रसीद की जितने रुपए की रसीद होती थी, तो 1 रुपए पर 1 पैसा उस रसीद पर लिखने का या रसीद देने का एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता था। वो किसान के नुकसान वाला मैटर होता था। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूं और मेरा 5 रुपए भू राजस्व बना, समझना। अब मैं ठिकाने में निर्धारित डेट, जैसे बिजली के बिल की डेट आती है वैसे, अब वो डेट आ गई, मैं वहां जमा कराने जा रहा हूं। ठीक है, तो वहां पर 5 रुपए जमा करवा रहा हूं, तो 1 रुपए पर वो 1 पैसा अखराई लाग के रूप में एक्स्ट्रा लेगा। यानी कि मुझे 5 रुपए जमा करवाने हैं तो मैं 5 पैसे एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। 10 रुपए जमा करवाने तो 10 पैसे एक्स्ट्रा ले जाऊंगा। वो अखराई लाग के रूप में एक्स्ट्रा लेते थे, वो फालतू में लेते थे, नुकसान अपना। वो कहलाता था अखराई लाग। यानी सीधी सी परिभाषा बात करें, किसान द्वारा ठिकाने में अपना जो टैक्स नगद जमा करवाते समय 1 रुपए पर 1 पैसे के हिसाब से अतिरिक्त रुपया जो चुकाया जाता था, वो कहलाता था अखराई लाग। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, आप मेरी क्लास से मिस मत करना। ठीक है, अब ध्यान देवें। कमठाना लाग, कमठाना होता है निर्माण कार्य से रिलेटेड। निर्माण कार्य, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मैं ठाकुर बन रहा हूं, ठिकानेदार बन रहा हूं, भैया आपसे रिक्वेस्ट है आप भी बन सकते हैं, नाराज मत होना। कल को मैसेज डाल दे सर बार आप ही ठाकुर बन रहे हो, हमारे को किसान बना रहे हो। ठीक है, आप ठाकुर बन जाओ, मैं किसान बन जाऊं, नौकरी टेंशन नहीं लेंगे हम लोग, नाराज मत होना मेरे से। फिर भी अभी तो मैं ही बनूंगा क्योंकि क्लास में ले रहा हूं। ध्यान देना, फॉर एग्जाम्पल यहां पे नहीं बनूंगा, चूड़ा लाग में, बाई जी की लाग में मैं नहीं बनूंगा, आपका बनाऊंगा। अब देखो कमठाना लाग क्या होती थी कि जैसे ठिकाने, मैं ठाकुर हूं और मेरे ठिकाने में कोई महल बन रहा है, नया मकान बन रहा है, हवेली बन रही है, निर्माण कार्य हो रहा है या रिपेयरिंग चल रही है। जैसे पुराना गढ़ हो गया, पुरानी हवेली हो गई, अब उसमें अच्छा काम, कलर वलर रिपेयरिंग करवा रहे हैं या नया ही बनवा रहे हैं। तो निर्माण कार्य के समय ठिकाने में कोई भी नया निर्माण, हवेली, महल, भवन या मरम्मत का कार्य होता था और उस पर जितना खर्चा आता था वो किसानों से कमठाना लाग के रूप में वसूला जाता था। यानी कि ठिकाने में होने वाले सार्वजनिक निर्माण कार्य पर होने वाला खर्चा, हवेली, महल जो भी बन रहा है, वो जितना खर्चा आया वो हिसाब लगा करके पूरे ठिकाने में जितने भी गांव, जितने भी किसान आते हैं, वो डिवाइडेशन करके उनसे वसूला जाता था। नहीं दे रहे हो तो भी फिर उनका अलग ही इलाज होता था किसानों का। क्या करे साहब, मारते पीटते थे, लठेत भेजते थे वसूल करने वाले, जो पत्नियों पे, बच्चों पे अत्याचार करते थे, किसान कहीं न कहीं से ला के देता था। ऐसी स्थिति थी। कमठाना लाग समझ में आ गई। राम राम लाग ये तो अलग ही था। आप नहीं बोलते होली का राम राम, बोलते ना होली का राम राम। कुछ लोग तो होली का डुक्का भी मारते हैं पीछे, होली का डुक्का। समझ आया? मैं राजस्थान का हूं तो मुझे कुछ चीजें नॉलेज है ना। अब देखो राम राम लाग क्या है। राम राम लाग भी जैसे होली दीपावली का त्योहार का समय आता था, जैसे मैं ठाकुर साहब हूं,
ठीक है। और कोई होली त्यौहार आ गया, दीपावली आ गई, अब मैं वहां पर ठिकाने में आराम से सज धज के सोफा वोफा लगा के बैठ जाता, मुनीम जी बैठ जाते, तो अनिवार्य रूप से गांव वालों द्वारा त्योहार के दिन एक नारियल और एक पैसा, एक रुपया, नारियल और एक नारियल के ऊपर एक रुपया, वो ठिकाने में किसानों द्वारा वहां जाकर के ठाकुर साहब बैठे होते थे सोफे ओपे पे, बढ़िया सिंहासन पे, उनको जाके बोलते थे ठाकुर साहब त्योहार का राम राम, होली का राम राम, दिवाली का राम राम, और ठाकुर साहब को नारियल और एक रुपया अनिवार्य रूप से भेंट करते थे। अब बताओ, त्योहार आ रहा तो ठाकुर साहब को पैसा देना, ये होता था राम राम लाग। और ध्यान भी रखते थे, मुनीम जी रिकॉर्ड रखते थे साथ में कि कौन कौन किसान आया और कौन कौन नहीं आया। अगर ये कोई किसान, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसान हो, आप नहीं आए, तो वहां पता चल जाता था कि ये आदमी नहीं आया है, तो फिर मेरे आदमी जाते ठाकुर साहब के, किसान के घर, फिर उसकी आराम से राम राम ला करते थे, मतलब पिटाई, कभी आया क्यों नहीं तू, ठाकुर साहब की इंसल्ट कर दी, ठीक है, ठाकुर साहब की इंसल्ट कर दी, आया नहीं तू, अरे समझ में आ रहा है क्या। तो ये उसको ऐसे राम राम लाग निकालते थे। तो इसलिए ध्यान रखना, आपको भी राम राम लाग करते समय थोड़ा ध्यान देना। सूटाबंदी लाग ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठिकाने में जो ऊंट रखे जाते थे, पशु रखे जाते थे, खास करके ऊंट, उन पर होने वाला खर्चा वो किसानों से वसूल किया जाता था, किसानों से वसूल किया जाता था, वो होता था सूटाबंदी लाग। चूड़ा लाग, अब मैं ठाकुर मैं नहीं बनूंगा, आपको बना रहा हूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, हाँ मौका आते आपको बना दिया, फॉर एग्जाम्पल चूड़ा लाग, चूड़ा लाग, तो ठाकुर साहब की पत्नी ठकुराइन, ठीक है, वाइफ ऑफ ठाकुर साहब, वो मार्केट में गई, नए नए हाथी दांत के चूड़े, फैशन वाले चूड़े खरीद के लिए, महंगे महंगे। अब वो क्या करती थी, वापस आती थी तो चूड़े पर जितना खर्चा हुआ वो ठाकुर साहब को बताती, ठाकुर साहब मुनीम साहब को बताते हैं, साहब अपने ठाकुरानी आज मार्केट में गई, मेले में गई, ये खर्चा करके आई, पैसा की व्यवस्था करो। तो मुनीम जी फिर अपने आदमी बेच करके किसानों से पैसा वसूल करवाते थे, और किसानों से किस नाम के रूप में टैक्स लेते थे, चूड़ा लाग के रूप में। जैसे किसान का गेट बजाया, अंदर कर्मचारी आया, किसान कहेंगे साहब कैसे आना हुआ, हाथ जोड़ देगा वो तो पहले ही, फिर कहेगा चूड़ा लाग लो, आपके इतना टैक्स बनता है चूड़ा लाग का। किसान समझ जाएगा, हैं ठकुराइन तो है, मार्केट में खर्चो करने आई, डैश डैश डैश, समझ गए होंगे। फिर वो क्या बोलेगा आगे, डैश 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 और माँ का माते, और ऐसे किसानों से वो चूड़ा लाग। बाई जी की लाग, ठाकुर साहब की बेटी है, पुत्री है, उसका जन्मदिन मना रहे हैं, बर्थडे मना रहे हैं, उसके लिए कोई और प्रोग्राम मना रहे हैं, तो जितना खर्चा होता था वो बाई जी के लाग के रूप में किसानों से वसूला जाता था। यानी ठाकुर साहब की जो पुत्री है बाई जी शाह है, बाई जी शाह, उनके लिए वसूला जा रहा है, तो बाई जी की लाग। कुंवर जी का कल्लेवा, ठाकुर साहब का बेटा है, जागीरदार का बेटा है, जमींदार का बेटा है, वो उसका बेटा मार्केट में गया, कहीं खूब पैसे उड़ाए, दोस्तों के साथ गया, मेले में गया, कुछ और खर्चा किया, और जितना खर्चा हो गया, खाया पिया ऐश किया, वो सारा पैसा जो है किसानों से वसूला जाता था। वो कुंवर जी का कल्लेवा नाम से वसूला जाता है कि ठाकुर साहब के कुंवर जी ने खर्चा किया, कल्लेवा किया। मैंने घनी रीस आवेपन करूं कहीं, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना, आ रहा समझ में, इस चीज को आपको विशेष ध्यान देना है। कांसा लाग, कांसा लाग, कांसा लाग होती थी खुशी, ऐसा क्वेश्चन आएगा, खुशी और दुख दोनों के अवसर पर लिया जाता था, खुशी और गम दोनों के। कैसे, फॉर एग्जाम्पल कोई ठाकुर साहब है, ना आप और ना मैं हूं, क्योंकि थोड़ा अलग मैटर है, आपको और मेरे को क्यों बीच में लेते हैं। कोई ठाकुर साहब है, उनके घर में कोई खुशी है, कोई प्रोग्राम हुआ, कुछ भी हुआ, या कोई दुख हो गया, कोई डेथ हो गई, कोई अलग मैटर हो गया, तो ऐसी स्थिति में गांव वालों से, पूरे गांव वालों से, ठिकाने के गांव वालों से कांसा लाग वसूल की जाती थी। अब कांसा लाग दो चीजें होती थी, एक तो अगर गम हुआ, दुख हुआ, तो 25 थाली भोजन, गांव वालों को 25 थाली को, वहां पर पहले थाली को पत्तल बोलते थे, पातल दोने जानते हो जिसमें हम खाते थे पहले खाना, तो 25 पत्तल भोजन, 25 पत्तल भोजन, और साथ में जो भी टैक्स निर्धारित होता नगद के रूप में, वो ठिकाने में ठाकुर साहब के यहाँ पहुंचाया जाता था, जमींदार के यहाँ पहुंचाया जाता था। वो कौन सा है, कांसा लाग होती थी, खुशी और दुख दोनों के अवसर पे। खींचड़ी लाग, खींचड़ी लाग, तो खींचड़ी लाग क्या होती थी,
कि कोई भी ठिकाने या रियासत की सेना कहीं अभियान में जा रही है, किसी विशेष उद्देश्य से जा रही है, और जिस गांव के आसपास रात्रि में वो 1 दिन 2 दिन का पड़ाव डालेगी। बात समझ में आ रही क्या? पड़ाव डालेगी तो वो क्या होता था कि उस सेना के लिए मुफ्त में भोजन की व्यवस्था गांव वालों द्वारा की जाती थी, उसको खिचड़ी लाग कहते थे। ये उन्हें खिचड़ी लाग क्या है? पहले ऑप्शन आवे चावल की खिचड़ी बना ले जाता, हाँ तो अपन उठे खिचड़ी न ले जानी न खानी, ठीक है। तो यानी कि ठिकाने या रियासत की सेना किसी विशेष उद्देश्य या युद्ध अभियान में जाते समय जहां पर पड़ाव डालती थी, उनके लिए गांव वालों द्वारा सुख सुविधा की और खाने की व्यवस्था करनी होती थी, वो कहलाती थी खिचड़ी लाग। अगली है पान चराई लाग। पान का मतलब वो आप पान खाते हो वो वाला नहीं, पान का मतलब पत्ता, पेड़ों के पत्ते, और पेड़ों के पत्ते खाते हैं कौन? पशु। तो मैं किसान हूं, मेरे पास गायें भी हैं, भैंसे भी हैं, बच्चे भी हैं, उनके बछड़े भी हैं, ठीक है। वो जब मैं चरागाह भूमि पर या खालसा भूमि पर चराता था तो उन पशुओं का भी टैक्स लिया जाता था किसान से। अब बताओ कहां जावे किसान? उनसे जब टैक्स लिया जाता था वो पान चराई के रूप में, और अलग अलग कैटेगरी होती थी। अगर मेरे पास भैंसे हैं तो उसका टैक्स, क्योंकि पत्ते ज्यादा खाएगी उसका पैसा ज्यादा, गाय उसका कम, बछड़ा उसका कम, ऐसे करके अगर मेरे पास 20 पशु हैं तो 20 पशुओं की कैटेगरी के आधार पर टैक्स निर्धारित होता था और वो वसूला जाता था। तो पान चराई लाग। सिंगोटी लाग, सिंगोटी लाग, सिंगोटी लाग, ध्यान देना, सिंगोटी लाग। देखो सिंगोटी लाग क्या होती थी? सिंगोटी लाग होती थी अगर मेरे पास पशु हैं और मैं उनका क्रय विक्रय कर रहा हूं, कोई मेला आया, पशु मेला भर रहा है और मुझे 2 बैल की जरूरत है कृषि करने के लिए, अच्छे क्वालिटी के, जैसे नागौरी बैल की जरूरत है फॉर एग्जांपल, तो जब मैं पशु खरीदूंगा, पशु का या कोई पशु बेच रहा हूं, क्रय विक्रय कर रहा हूं, तो उस पर लिया जाने वाला टैक्स वो सिंगोटी लाग कहलाता था। आपको कंफ्यूज नहीं होना, सिंगोटी में सींग आ रहे हैं, सींग, ठीक है। जो सींग आ रहे हैं वो सींग किसके होते हैं? पशुओं के। तो ये पशुओं से रिलेटेड है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार के बहुत ज़्यादा टैक्स हुआ करते थे, किसानों की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, इसीलिए तो किसान आंदोलन हुए, उनको खाने का एक पैसा तक नहीं मिलता था, ऐसी कंडीशन हो गई थी, ठीक है। एक प्रथा और बहुत ज़्यादा ख़राब थी, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेवें। अगर आप ये याद रखें, परिभाषा में बता चुका हूँ, आप उनको बाद में नोट कर लेना। एक मैं आपको जो है बेगार प्रथा बताने वाला हूँ, उसको आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एक प्रथा और इंपॉर्टेंट है, प्रथाएं बहुत सारी है, मैं आगे जब किसान आंदोलन पढ़ाऊंगा तो कुछ प्रथाओं का और साथ में जिक्र करता हुआ आपके जाऊंगा, लेकिन एक प्रथा में इसको बताना बहुत जरूरी समझ रहा हूं, वो होती थी बेगार प्रथा। क्या होती थी? बेगार प्रथा। यह प्रथा बहुत खराब थी, ठीक है, इसको समझें, एग्जाम में प्रश्न आता है। बेगार का मतलब होता है बिना पैसे से मुफ्त में काम करवाना, ठीक है, यानी कि मुफ्त में काम करवाना, बेगार करवाना, बेगार करवाना यानी कि मुफ्त में कार्य करवाना। यह प्रथा बहुत खराब थी। सुने ध्यान से, बेगार प्रथा क्या होती थी? जब किसान से फ्री ऑफ फंड, मुफ्त में काम किया जाता था तो वो बेगार प्रथा कहलाती थी। इसमें 2 रीजन मान सकते हैं हम। पहली बात तो अगर मैं किसान हूं और मैंने किसी बड़े महाजन से या किसी से पैसा उधार लिया, उस जमाने में पहले खूब सारे पैसे वाले भी होते थे, सेठ बड़े महाजन, और मैंने उससे पैसा लिया उधार और मैं समय पर नहीं चुका पाया, ना मूल राशि चुका पाया ना ब्याज चुका पाया, तो उस ब्याज के बदले में भी मुझे उस बड़े महाजन के यहाँ मुझे और मेरे परिवार को फ्री में, मुफ्त में सेवाएं देनी होती थी, उसको कहा जाता था बेगार। ये बेगार प्रथा ऐसे ही चालू हुई। या ठिकाने जागीरदार में, ठिकाने में जागीरदारों द्वारा किसानों से मुफ्त में काम करवाना, वो भी बेगार प्रथा होती थी। अब मुफ्त में काम करवाना कैसे, सुने। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं और आपकी पत्नी घर पे है और आपके तुरंत किसी रिश्तेदार का फोन आ गया कि हम आपके घर पे आ रहे हैं कोई शादी का कार्ड देने,
अब समझना, आप तो ड्यूटी पे हैं और आपकी वाइफ घर पे है, तो वो कार्ड जब घर पे देने आएंगे उससे पहले आप वाइफ को फ़ोन कर दोगे कि अपने घर पे मेहमान आ रहे हैं, तो वाइफ क्या करेगी, मेहमान को घर अच्छा दिखाने के लिए वाइफ पूरे घर को साफ सफाई कर देगी। उल्टा हस्बैंड भी बोल देगा बैठक बैठक में झाड़ू पोछे कर देना, थोड़ा बिस्तर वगैरह सही, सोफे सही कर देना। तो वो पत्नी क्या है, सब काम छोड़ के, खाना बनाती हुई सारा काम छोड़ करके वो उस बैठक की सफाई करेगी साहब, घर को एकदम चमका देगी, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। आप समझ में गई? इसको पत्नियां बेगार प्रथा नहीं समझे, मैंने आपको उदाहरण दिया। अब उदाहरण यहाँ कैसे सूटेबल होता है, ध्यान से सुने, सूट होता है। बेगार प्रथा में क्या होता था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई ठिकाना है, ये ठिकाना है, ध्यान से समझना, और ये रियासत है, मेवाड़ रियासत फॉर एग्जाम्पल, ये बिजोलिया है। अब मेवाड़ का कोई भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, बड़े पद का व्यक्ति, या मेवाड़ का शासक ही क्यों नहीं कह सकते हो, कोई बड़ा व्यक्ति या मेवाड़ का राजा जब ठिकाने में आता था, समझ में आ रहा है, तो उस ठिकाने के ठाकुर, ठिकाने का ठाकुर उस ठिकाने को अच्छा दिखाने के लिए, रियासत के राजा को या कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जांच के लिए आ रहा है, उसको अच्छा दिखाने के लिए किसानों से मुफ्त में काम करवाते थे, रोडें साफ करवाते थे, गांव को एकदम चमका देते थे, किसानों को पीट पीट के भाई सफाई करो, आगे वो आगे जो रियासत में अपना मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए कि हम साफ सुथरे नहीं है, हमारा आगे हमारी इमेज का सवाल है, इसलिए वो गाँव से बेकार। अब जैसे वो आ गया, कोई एक आदमी आएगा तो अकेला तो आएगा नहीं, कुछ सेना भी होगी, सुरक्षा की दृष्टि से कुछ और लोग होंगे, तो उनके खाने पीने की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, दही की व्यवस्था, साग सब्जियों की व्यवस्था, बढ़िया शानदार से शानदार व्यवस्था वो कोई ठाकुर थोड़ी करेगा, वो किसानों से करवाता था। तो ये हो जाती थी बेगार प्रथा, यानी कि किसानों से मुफ्त में लेना, जो भी लेना, चाहे आप सेवा करवा रहे हो, खाने पीने की सामान, तो मुफ्त में जो काम करवाया जाता था किसानों से, वो होती थी बेगार प्रथा। क्या सबके समझ में आ गई? ये चीज़ आप ध्यान देना। आज की क्लास में यहीं फिनिश कर रहा हूँ। मुझे आशा है कुछ लाख बाग टेक्स्ट आपको समझ में आए होंगे, और अब जो मेरी नेक्स्ट क्लास होगी वो बिजोलिया आंदोलन से अपन स्टार्ट करेंगे। अगला बिंदु, अगली क्लास कौन सी है? बिजोलिया किसान आंदोलन। एक एक चीज़ें पढ़ें। आज मैंने कुछ टेक्स्ट के बारे में बात की, टेक्स्ट बहुत सारे हैं, बाकी हम जैसे जैसे आंदोलनों में उनका नंबर आएगा वो मैं क्लियर करता जाऊँगा। और मेरी क्लासे निरंतर देखते रहें, और अपने मिलने वालों को मैसेज ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि क्या है वो लोग सब्सक्राइब करें और उनको जीके का जो है संपूर्ण जो है ज्ञान उनको मिले। ओके, थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट की वैसे ज़रूरत भी नहीं है। ओके, थैंक यू।